नमस्कार। इस खास चर्चा में बेहद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक तरफ चीन के प्रभुत्व को चुनौती, तो दूसरी तरफ डिफेंस और बड़ी बड़ी बिजनेस डील पर सहमति। क्या इन दोनों मकसदों को साधने में कामयाब होगा पीएम नरेंद्र मोदी का ये विशेष अमेरिकी दौरा? क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में रोड़ा अटकाने वाले बैरियर्स हटाएंगे? क्या पीएम के इस दौरे से ग्लोबल एरेना में भारत का बढ़ता कद और बढ़ेगा? क्या भारत की जो छवि है वो मजबूत से मजबूतर होगी? सवाल कई हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज स्वदेश आर में हम खास चर्चा करने वाले हैं। भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर हैं, जो 20 जून से शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी का यह दौरा मील का पत्थर कई मायनों में साबित होगा। आइए यहीं से चर्चा की हम जरा शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान, जो एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं, जरा परिचय में सबसे पहले उनका करा दूं। तो हमारे साथ जाने माने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा सर हैं। के सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ जेएनयू से इंटरनेशनल स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोडी सर हैं। सोडी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सिन्हा सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा हमें यह बताइए कि पीएम मोदी के अब तक के तमाम अमेरिकी यात्रा में, क्योंकि एक फहरिस्त है इसकी, इस यात्रा को क्यों सबसे अहम माना जा रहा है? क्या मायने हैं इसके? जय हिंद। देखिए, हम जिस पड़ाव पे खड़ा है, भारत जिस पड़ाव पे खड़ा है, और उसमें उस पड़ाव में मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से चीजें चली हैं 2014 के बाद, और सब बहुत लंबा समय हो चुका है, 9 साल का समय हो चुका है। और देखिए, किसी भी देश के विश्व के समय ऐसी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स आती हैं, जो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स अब आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया उथल पुथल हो रखी है। एक जिसको कहते हैं रीअलाइनमेंट एंड रीओरिएंटेशन हो रहा है विश्व के अंदर में। और भारत, अब ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि भारत की एक संभावना है। भारत ऑलरेडी एक उभर चुका एक शक्ति के रूप में। केवल वो एक पिलर जिसमें मल्टीपोलैरिटी, लोग नहीं मानते हैं इस बात को आज भी। ये कहते हैं कि कहीं बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में, ये तो सच्चाई है। इसको आज नहीं तो कल मानेंगे ही लोग, क्योंकि सच्चाई है। तो सच्चाई में भारत उस मुआयने में खड़ा है। उसकी नेतृत्व एक बहुत ठोस, सशक्त, और देखिए ये चीजें ऐसे भी नहीं हुई हैं। ये परमात्मा भी देता है, भगवान भी देता है। जब आप उतने सक्षम हो जाए, अपने दृढ़ निश्चय के चलें। तो आज देखिए, भारत उभरती हुई उस परिस्थिति के अंदर में जिस तरह से एक पोल की तरह और ये पोल जो है, ये कहना है, ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन में जाके आप बात करें। क्योंकि मैं बात भी करता हूं, मैं रहूंगा अभी 2 दिन वहां अभी। तो वहां पर लोग ये कहते हैं कि लास्ट उम्मीद है 21st सेंचुरी की। जो बाइडेन साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इवेंट यदि कहते हैं, एक जो रीअलाइनमेंट का, और वो कहते हैं जो पार्टनरशिपिंग वो करना चाहते हैं, 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और उसका पार्टनरशिप तो रख दी गई है, उसकी नींव रख दी गई है, मगर एब्सोल्युटली इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अपने दम खम से विश्व की नेतृत्व को अपने हाथ में लेते और दिशा को देता हुआ, वो दिशा को देना बहुत जरूरी है। जिसमें आप बात करते हैं कि विश्वदेव कुटुंबकम, यदि उनके प्रोग्राम्स को देखें, जब वो वहां के कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, जब ये नहीं है कि हम बाजार, कुछ लोग डिबेट करते हैं कि बाजार है, बहुत उभरता हुआ बाजार है, हमको बैलेंस कर रहे हैं चाइना से। हम कोई ऐसा नहीं करने देंगे। और मुझे उम्मीद है, जो इस तरह की नेतृत्व है, जितनी हमारी क्षमताएं हैं, हम कोई अलाइनमेंट किसी के कहने से नहीं करते। और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबके साथ है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, या हम उसकी बात करते हैं जिसमें उभरती हुई शक्तियां हैं, जिसमें ब्रिक्स हैं, जिसमें एससीओ है, जिसमें G20 है। वो उन चीजों की बात करते हुए सबसे बड़ी और सब लोगों की आशाएं, उम्मीद, आकांक्षाएं आप पर डिपेंडेंट।
और यही वजह है कि एक उम्मीद के तौर पर यह दौरा एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। बहुत सारी चीजें पहल हो रही हैं और उन सब के बीच इस दौरे में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें बहुत सारी पेचीदा बातें भी हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। एक 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 सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है लगातार जब हम देखते हैं कि पीएम मोदी को एक बड़े देश के वर्ल्ड लीडर बॉस कहते हैं। दुनिया के कई देश जब उनके साथ उनकी जो अप्रोच है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है, चाहे वो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखें, चाहे हम उनके हाव भाव में देखें, चाहे हम उनकी प्रेफरेंसेस में देखें। तो क्या वाकई पीएम मोदी इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहे हैं, या उनमें वो क्षमता है कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का पूरा दमखम रखते हैं? क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की जो एग्रेसिव विस्तारवादी नीतियां हैं उन सब के बीच ये यात्रा हो रही है। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत अब तक तटस्थ रहा है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव भी है कि वो रूस के खिलाफ एक सख्त स्टैंड ले। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसे वक्त में एक लीडर के तौर पे, जैसा मैंने पहला ही सवाल कहा, क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त पीएम मोदी? निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में यदि हम आज का भारत देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर जब हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की ओर देखते हैं, तेजी से ऊपर की ओर भारत बढ़ रहा है। देखिए, जब हम कूटनीति पढ़ाते हैं ना, डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं, तो उसमें किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला तत्व तो उसकी विदेश नीति के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं, जो उसके निर्धारक तत्व हैं, वो रहते हैं। और जो दूसरा तत्व है वो उस विदेश नीति को कौन नेता उस समय संचालित कर रहा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मैं आपको उदाहरण दूंगी। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब शीत युद्ध जारी था। विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा अमेरिका संचालित कर रहा था, एक खेमे का नेतृत्व उस समय का यूएसएसआर कर रहा था। अब चूंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो सोशलिज्म को एज एन आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, वो काफी करीब थे उस समय के यूएसएसआर और उसकी विचारधारा के। तो आप देखेंगे कि उस समय भारत नॉन अलाइंड रहते हुए भी हमें यूएसएसआर और उसके खेमे में खड़ा हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्यों हुआ? हमारी विदेश नीति तो नॉन अलाइंड रहने की थी, लेकिन हमारे उस समय के नेता का जो स्वभाव था उसके हिसाब से हमारी नीति संचालित हो। तो अब मैं वापस आऊंगी हमारे आज के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री पर। तो वो सीधा सीधा संदेश देते हैं विभिन्न बहुपक्षीय मंचों से कि आज का जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला भारत है, सदियों से रहा है, और वो उसको करके भी दिखाते हैं। तो वो कोविड के दौरान फिर 150 से भी ज्यादा देशों को अपने नेतृत्व में वैक्सीन भिजवाते हैं जो भारत ने अपने यहाँ निर्मित किए। वो विकसित देशों के साथ साथ विकासशील और अविकसित देशों को भी जोड़ने की बात करते हैं। हाँ बॉस, की आवाज वो बन के उभरते हैं बड़ी तेजी से बहुपक्षीय स्तर पर। तो चाहे G20 का आप प्लेटफॉर्म देखें, आप यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म देखें, आप ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म देखें, उसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक बनाने की मांग करते हैं, जो आधे से भी ज्यादा विश्व बहुत समय से कर रहा है। और फिर साथ साथ वो विकसित देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी वो मित्रता के उन्होंने इस प्रकार के नए अध्याय खोले हैं कि चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, आप देखें कि जब हमारे प्रधानमंत्री के रुतबे या उनके प्रति अमेरिका के नेताओं के जब आप व्यवहार को देखते हैं तो उसमें गर्मजोशी आप पिछले इन वर्षों में घुली हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हमारे नेता का स्वभाव है, ये उनका जो भारत को आगे ले जाने का जो प्रण है, जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति को नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड कर दिया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं
तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार चुनौतियां दे रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से विश्व और इसके अनेक देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़े उद्देश्य को लेकर हमारे प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है, बाकी के देशों को जोड़ रहा है। तो द्विपक्षीय स्तर पर भारत और अमेरिका और बहुपक्षीय स्तर पर वे तमाम देश जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे भारत के साथ आपने अहम बात की आपने अहम बात की। और इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मारूफ रजा सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधा सवाल यही है कि जो बार बार कहा यह जा रहा है कि एक तरह से इस यात्रा को बाकी यात्राओं से बिल्कुल अलग रखना होगा और इसके कई मायने हैं। खुद अमेरिका भी हमेशा चाहता है कि भारत का कई मुद्दों पे साथ जो है वो उसे मिलता रहे, लेकिन फिर भी इस यात्रा के मायने आपकी नजर में कोई ऐसी चीज जो हम मिस कर रहे हो, जो आज जिस पर आप रोशनी डालना चाहें? देखिए, ये मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद कई अमेरिका की यात्रा हुई हैं। जो पहली वाली हुई थी 2013 में, मैं भी था अमेरिका में, और जब उन्होंने बहुत एक किस्म से अमेरिका में अब भारत की शक्ति दिखाई, मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स में और बाकी जगह भी उन्होंने व्हाइट हाउस में जिस किस्म से इंगेज किया अमेरिका के साथ, और ओबामा साहब के साथ मिलकर एक एडिटोरियल भी लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कि हम चलें साथ साथ। अभी बात यह है कि जब से अमेरिका भारत की तरफ दोस्ती के रूप में मुड़ आया है, करीब 2000 से कारगिल युद्ध के बाद, जब अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान पे वो इतना भरोसा नहीं करता, हालांकि अमेरिका पाकिस्तान ऐसे हथियार तो देता आ रहा है, अभी भी F-16 का रिपेयर का क्लियरेंस किया है, लेकिन असली बात यह है कि ये एक अमेरिका की यात्रा एक तो स्टेट विजिट है, यानी कि उनका पूरा हजारों लोगों के सामने वेलकम होगा व्हाइट हाउस लॉन्स में। इधर जाके उनका एक स्टेट गेस्ट और स्टेट मील होगा जो अमेरिका प्रधानमंत्री जी को देगा, और ये आसानी से वो देता नहीं है। और असली ये विजिट का मकसद है कि अमेरिका भारत के साथ डिफेंस के रिश्ते अब बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है। अभी आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले कि $3 बिलियन का ये एक प्रेडेटर ड्रोन्स और गार्डियन ड्रोन्स, MQ-9 रीपर, इन सब का डील हुआ है। बिल्कुल। मारूफ सर, माफी चाहूंगा मैं, आपकी आवाज तो हम तक क्लियर आ रही है, लेकिन जो आपका वीडियो है वो बार बार फ्रीज हो रहा है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। मुझे सोडी सर के पास जाना होगा। सोडी सर, बार बार डिफेंस डील की बात की जा रही है। 22,000 करोड़ के आर्म ड्रोन्स और 350 जो हैं वो फाइटर जेट्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी खरीदने की डील, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रेफरेंस रहा है भारत का, हमेशा तवज्जो देती रही है भारत, उसके बारे में बात हो रही है। फिर भी आपको क्या लगता है किस डील पर आपकी निगाहें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली है? जय हिंद प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये अमेरिका यात्रा है, ये उनकी 8वीं अमेरिका यात्रा होगी एज अ प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी जो बाइडेन के कार्यकाल में। ये जो यात्रा है ये बहुत ही अहम और ऐतिहासिक है, क्योंकि ये उस वक्त आ रही है जब पूरी दुनिया और खास करके अमेरिका जान चुकी है कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है बनस्पत भारत को अमेरिका की जरूरत। 8 जुलाई 2013 को एक लेख छपा था चीनी सरकार की अखबार में, जिसका नाम है विन वी पू, जो कि हांगकांग से प्रकाशित होता है। लेख का शीर्षक था 6 जंग जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा। उसमें एक जंग है जो चीन 2025 के आसपास करेगा अमेरिका के साथ ताइवान के लिए, और 2035 में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन भारत पे जंग करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। और ये सिर्फ एक महज एक आर्टिकल नहीं है। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें, चाहे उनकी
सेना की मॉडर्नाइजेशन, चाहे जिनजियांग और तिब्बत में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सारी टाइमलाइंस 2035 के इस आर्टिकल को सही ठहराती हैं। आज भारत के पास 12 साल हैं 2035 तक। अमेरिका, ये जो सारी 6 जंगें ये एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में चीन लड़ेगा। अमेरिका जानता है कि अगर कोई देश है जो चीन को एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में रोक सकता है तो सिर्फ भारत है। इसलिए हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2016 से चीन, अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ बढ़ चुका है। हर इंटरनेशनल फोरम में अमेरिका भारत की को अप्रिशिएट करता है, अपलॉड करता है और टाइम टू टाइम हमें डिफेंस इक्विपमेंट भी देता है। जो मेरी राय में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डील अगर होनी चाहिए इस विजिट में, वो होनी चाहिए इंजन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि आज हमें इन इंजन्स की सख्त जरूरत है। हमारी वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज हैं लड़ाकू विमान के। आज की तारीख में सिर्फ 28 स्क्वाड्रन हैं, क्योंकि 3 स्क्वाड्रन कुछ दिन पहले MiG-21 के ग्राउंड हो चुके हैं। और हमने अपनी पूरी तैयारी करनी है। वायुसेना एक अहम रोल प्ले करेगी किसी भी जंग में। ये जो इंजन आएंगे, इस टेक्नोलॉजी से हम अपनी सबमरीन वॉरशिप में भी ये इंजन यूज कर पाएंगे। मेरी राय में MQ-9 ड्रोन की तो डील फाइनलाइज्ड है, लेकिन अगर ये इंजन ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की डील हो जाए, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बात आपने कही। और के सिन्हा साहब, एक चीज़ जब होती है कि बहुत सारी चीज़ों में जब पहल होती है, चाहे क्वाड को लेकर हम देखें, चाहे डिफेंस डील को लेकर हम देखें, और बार बार एक प्रश्न उठता है कि अमेरिका पर इन मामलों में कितना यकीन किया जाए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये यात्रा होने वाली है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन का चीन का दौरा है। चीन वही है जिसके साथ अमेरिका की जो नरम गरम रवैया है वो हमेशा चलता रहा है। आप लोग तो बहुत पैनी नज़र रखते हैं और हर एक जो गतिविधि है, हलचल है, उसको भी बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। आप कैसे इसका आकलन करेंगे? देखिए, जो आपका सवाल है कि क्वाड में डिफेंस डील के हो रही हैं और कितना हम डिपेंडेंसी अमेरिका के साथ, देखिए भारत तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, उसकी बात कर रहा है और हम ठोस कदम रख रहे हैं। तो ये ना तो क्वाड के अंदर में कोई हमारा ऐसा नहीं है कि क्वाड के अंदर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्वाड तो आज 2008 से ही चला है ना। ये जब शिंजो आबे ने इसकी एक परिकल्पना रखी थी, उसके बाद अमेरिका भी उसके साथ जब आया था, या जापान या ऑस्ट्रेलिया, तो उस समय से चल रही है और अभी जाकर 2019 में ये कहीं लगा है। मगर क्वाड हम अपने तरीके से, ये कोई नाटो नहीं है, कोई हम फ्रंटलाइन नहीं है चाइना। मैं ये मानता नहीं, ये गलत बात होगी कि हमें कोई यूज कर ले। आज जब हमें ये डिफेंस डील हमारी जरूरत नहीं है, हम तो ये भी कह रहे थे ये भारत को मना रहा है। रैपर ड्रोन्स के लिए हम मांगते थे, जरूर मांग रहे थे। पहले हम बोलते थे कि हमें दे दीजिए, कासिम सुलेमानी को मारने के बाद हमें लगा, और ऐसा भी नहीं है, हम 2 जो सी गार्डियन वर्जन है उसका यूज भी कर रहे हैं। हम जब गलवान के बाद हमारे नेवी में हैं, ये हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी जरूरत थी, हमने लिया है। मगर आज ये देखिए परिस्थितियां बदल गई, आज हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है और ये हमारी एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। भारत ने 71 की लड़ाई में तो उनके 7th फ्लीट खड़ी थी यहाँ हमारे, तो हम डिपेंड किसी के साथ नहीं, हम डिपेंड ना तो किसी राष्ट्र। यही तो ब्यूटी है, जो इमरजेंस ऑफ भारत का जो इमरजेंस है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, एक हमारी स्ट्रेटजी है। और वो केवल कहने किताबों के ऊपर नहीं है, जमीन के ऊपर है कि हम रशिया से तेल भी लेंगे और आपके साथ भी डील करेंगे। आज ये जो चीज है, एक सवाल आया था और अच्छा सोडी साहब ने बोला था, हमारे को डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको इस आकलन से और आपके व्यूअर्स को ये समझने की चाहिए, इसके लिए हमें एरोगेंस होने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां बदलते हुए समय नहीं लगती, मगर 21वीं सदी, जब हम कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी थी, तो उस सदी के अंदर में चाइना भी शामिल, मगर चाइना ने इस चीज को शी जिनपिंग आने के बाद कहीं पर हेजेमनिक तरीके से लिया है। हम तो नरेंद्र मोदी साहब तो वुहान में भी गए थे जब हमारा ये हुआ था डोकलाम के बाद, और हम उनको बुलाए थे कि ये समझने की चेष्टा कीजिए, मगर वो एरोगेंस में चले गए। तो ठीक है, वो पानी निकल चुका है, हमने उनको दिया। हमने पाकिस्तान को भी बोला था कि आ जाओ, ये हम मोदी साहब खुद गए थे। मगर देखिए आज क्या है, हम
अमेरिका के साथ नहीं डिपेंडेंट है, अमेरिका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जब आपका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है कहीं पर, आप पहले ये होता था अटलांटिक में, ट्रांस अटलांटिक की बात होती थी, इसलिए नाटो होती थी। जब ये वेस्ट एशिया में, आज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और बिना भारत के, और इसमें हम भारत, वो हमारे साथ खेल नहीं खेल सकता। भारत अपने दमखम पे क्वाड की पूरी अभिन्न जो संरचना है, चाहे सप्लाई चेन है, उसके अंदर में हमारा ग्लोबल साउथ को लेके चलने की बात है, नेतृत्व की बात है, और हम कोई हेजेमनिक नहीं है, हम किसी पर थोपना नहीं चाहते। मैं नहीं मानता ये जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम्स देखिए, बहुत सारे लेख लिखे जाएंगे, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारत के पास ऐसा नहीं कि समय हमें 25 साल आज हमें कर, और हमारे पास है, हमने किया 67 में, 62 में आप लड़ने नहीं देंगे तो लड़ेंगे कैसे हम? बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट सर। मैं अंशु जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर अंशु, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, सवाल वही है, थोड़ा सा मैं इसको और शार्प कर देता हूं। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है, कैसे देखती हैं आप इसे, कैसे देखती हैं? और बहुत सीधा सवाल कि चाइना के विरुद्ध भारत की जो भी स्टैंड है, उसमें अमेरिका पर कितना यकीन किया जा सकता है? सामने रशिया यूक्रेन युद्ध का स्पष्ट उदाहरण सामने है। हमने देखा कि किस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ, हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है, इस युद्ध में धकेला, आगे बढ़ाया, पुश किया, जिसे जेलेंस्की ने कई बार स्वीकारा भी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो और उनका देश नाटो, जिसे कि अमेरिका लीड कर रहा है, उसके हाथों कठपुतली बन गए। ऐसा जेलेंस्की को महसूस हुआ कई बार। मुझे आश्चर्य होता है इसके बावजूद वे इस पूरे युद्ध को डिप्लोमेटिक टेबल पर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। खैर, इस पर नहीं जाऊंगी, आपके प्रश्न पर आऊंगी। तो जब हम अमेरिका को एक देश के रूप में देखते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका का स्वभाव किस प्रकार का है। अमेरिका एक देश के रूप में सबसे पहले अपने लाभ को देखता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो सर्वोपरि रखता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हम भी वही कर रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए। और यही कारण है कि हमारी, जब हम विदेश नीति की ओर देखते हैं, तो हम एक तरफ रशिया के साथ भी जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम नेचुरल फ्रेंड है बहुत सालों से रशिया के, हमने वो भी मेंटेन कर रखी है। और दूसरी ओर हम अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में समझौते कर रहे हैं, एक्शन प्लान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आऊंगी हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र को न्यूट्रल रखने का प्रयास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और भी तमाम ऐसे देश कर रहे हैं जो जानते हैं कि यदि वहां पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो किस प्रकार से ट्रेड के क्षेत्र में भी और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में भी पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि अभी पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने जितने भी एशिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उनको उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया है। फिर वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भी गए और इस प्रकार के तमाम प्रयास चल रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी प्रभुत्व से मुक्त रखा जाए। तो यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने की बात करते हैं तो वहां फिर नाटो और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि वहां किसी भी एक ग्रुप का, एक लॉबी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इसलिए तमाम इन उदाहरणों को समझते हुए, स्थितियों को समझते हुए, चुनौतियों को जानते हुए, मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका के द्वारा या किसी भी वेस्टर्न ब्लॉक कंट्री के द्वारा चीन के विरुद्ध या रशिया के विरुद्ध कभी खड़ा होगा या इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति बहुत सफल है। आज की तारीख में भारत, फिर कहूंगी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तरों पर तमाम गुटों के देशों के साथ बहुत अच्छी तरह से एक मित्र के रूप में काम कर रहा है। बहुत अहम बात आपने कही। अंशु जी, मैं रोकूंगा, समय कम है मेरे पास। मैं आखिरी सवाल सोडी सर आपसे लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि जो चुनौतियां हैं हमारी, खास तौर पे रक्षा के क्षेत्र में, हम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं,
लेकिन बार बार एक चैलेंज भी बना रहता है जब बहुत ही ऐसी सिचुएशन फंसती है जहां पर बार बार भारत के रक्षा उपकरणों की या भारत की आर्म्स की बात होती है, और इस वजह से हम एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं तमाम डील्स में। फिर भी क्रिटिकल होकर देखें तो आपको कहाँ लगता है कहाँ हमें और ज़्यादा जो है वो बेहतर डील्स करने की गुंजाइश है, और वो फिर वो बाजार कौन से? प्रशांत जी, आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और हथियारों में। चीन 5 चीजों में बहुत आगे भारत से, अर्थव्यवस्था में, सैनिक शक्ति में, साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में और स्पेस पावर में। अभी हमारे पास जो समय है वो समय ये है, पहले हमें अपने रक्षा बजट का इजाफा करना होगा। दूसरा, हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या खरीद सकते हैं या बना सकते हैं वो हमें वॉर फुटिंग पे करनी पड़ेगी। चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे का प्लान करता है वो पब्लिक डोमेन में डाल देता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। तो अगर हम इस लेख से जाएं जिसका मैंने जिक्र कुछ समय पहले किया, और सारी टाइमलाइन से जाएं, सारी चीजें एक तरफ संकेत कर रही हैं कि अगले 37 साल में 2060 तक चीन ने 6 जंग लड़नी है। अमेरिका भी इस चीज से पूरा वाकिफ है, भारत भी है। आज की तारीख में मेरी राय में 3 चीजें हमें अहम करनी चाहिए। एक, हमारी जो डेफिशिएंसी है फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसको पूरी करनी चाहिए। दूसरा, हमें नौसेना को एक्सपैंड करना चाहिए और तेजी से। और तीसरा, हमें अपनी सेना के लिए आधुनिक से आधुनिक बिल्कुल अहम बात आपने कही, बिल्कुल अहम बात आपने कही। समय कम है, सॉरी सर, आपकी बात हम तक पहुंच गई, और तमाम एक्सपर्ट्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। के सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही प्रोफेसर जोशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सॉरी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में और इस खास विश्लेषण के लिए। और कोशिश यही थी कि हम जरा समझें कि इस यात्रा के मायने क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि ये यात्रा बाकी यात्राओं से बिल्कुल अलग है, क्यों उन तमाम डिफेंस डील्स की चर्चा हो रही है, क्या हमारी चुनौती है, और भारत की विदेश नीति इन गुजरते सालों में कितनी बदली है, कहां हमारी नजर है। इन सब को हमने कोशिश की कि आपके सामने आसान भाषा में हमारे तमाम एक्सपर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से पेश की। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।